पैसे के बिना जिंदगी अधूरा लगता है, लेकिन जिंदगी के बिना पैसा बिल्कुल बेकार है। फिर भी जिनके पास काफी पैसे नहीं हैं, वो लोग पैसे के लिए अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसा आपको आज़ादी देता है। जब आपके पास काफी पैसे हैं, तो आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रख सकते हैं और अपने शौक में शामिल हो सकते हैं। मतलब यार, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास काफ़ी पैसा हो तो। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे पैसा पसंद नहीं है और जिसे पैसे की ज़रूरत नहीं है? कुछ लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे एक तरफ कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैसा मायने नहीं रखता। जो भी हो, 100% में 90% लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मतलब है। पैसों से ही चलती है ये दुनिया। तो दोस्तों, आज ये पैसों के बारे में ही कुछ अनोखी बातें जानेंगे इस वीडियो में। पैसा बनने से पहले लोग क्या करते थे, पैसा क्यों बनाया गया, पैसा कैसे बनाया गया, वो कहाँ से आया है, आज के हालात में ये किस रूप में है। इन शॉर्ट, द हिस्ट्री ऑफ मनी यानी पैसे का इतिहास जानेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में हर सवाल का जवाब। तो बिना किसी और देरी के लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। इस बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करने की पुरानी मेथड है। ये सिस्टम सदियों से चली आ रही है और पैसों के आने से बहुत से पहले है। ये बार्टरिंग सिस्टम दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच बिना पैसे के उपयोग के गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, तो इसे वस्तु विनिमय यानी बार्टरिंग कहते हैं। जैसे अगर मुझे एक गाय की जरूरत है, तो मैं उसके बदले में 10 बकरियां देकर एक्सचेंज कर लूंगी। सेम ऐसे ही अगर उन लोगों को किसी चीज की जरूरत होती, तो वो लोग उसके बदले में उनकी चीजें देकर एक्सचेंज कर लेते थे। ये बार्टरिंग सिस्टम इतनी आसान नहीं थी जितनी हम कह रहे हैं। कुछ समस्याएं भी थी। मान लें कि अगर आपके पास गाय है और उसके एक्सचेंज में आपको कुछ बनानास या फिर ऑरेंजेस चाहिए, तो आप कुछ 5 या 10 ऑरेंजेस के लिए एक गाय तो नहीं दे सकते ना। मतलब कुछ चीज़ों के बदले में कुछ चीज़ों का एक्सचेंज करना बांटने का लायक नहीं था। तो अब पैसों के लिए यानी एक्सचेंजेस के लिए जैसे हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कुछ अलग अलग बांटने का तरीका खोजा गया। सीशेल मनी। अब तो उतने बड़े बड़े गुड्स के बदले में छोटे छोटे चीज़ों की एक्सचेंज करने के बजाय सीशेल्स मनी का इस्तेमाल किया गया। हालात के चलते चलते सब धीरे धीरे बदलता रहा। अब इस्तेमाल किया गया सीशेल मनी का। जैसे हम अब पेपर करेंसी यूज़ करते हैं, वैसे ही सीशेल मनी का भी नया मेथड खोजा गया था। प्रेशियस मेटल्स। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब इस्तेमाल किया गया गोल्ड एंड सिल्वर का। तो अब उनको लगा कि सीशेल मनी से ये तो और भी महंगा है और इससे चीज़ों को खरीदना और भी आसान हो जाता है। तो अब ये सीशेल के बदले ये स्टैंडर्ड बन गया था, यानी गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड बन गया था। सोना चांदी मनी बन जाने के बाद अगर किसी के पास इनमें से अधिक होता, तो वे उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सोना चांदी भारी थे, ऐसी थोड़ी लेकर घूम सकते हैं और वे उन्हें अन्य स्थानों पर भी नहीं ले जा सकते थे। अगर वे इसे दूसरी जगहों पर भी ले गए, तो उन्हें डर था कि कहीं उसको खो ना दे, यानी कोई चुरा ना ले। कुछ लोगों ने इसे समझा और इस मसले का हल देने के लिए एक बिजनेस शुरू किया। उनका मकसद ये था कि अगर कोई सोना देते हैं, तो वो इसे एक लॉकर में सेफ्टी से रख लेंगे और इसकी देखभाल के लिए एक छोटी सी फीस देनी चाहिए। ये आइडिया सभी को पसंद आया। इस वजह से धीरे धीरे सभी ने उन्हें अपना सोना दिया और कहा कि सुरक्षित रूप से इसकी देखभाल करें, और इसके बदले उन्होंने उन्हें एक रिसीट दी और कहा कि वो रिसीट को सबूत के रूप में दिखा सकते हैं और वो लोग जब चाहें अपना सोना प्राप्त भी कर सकते हैं। उसी तरह लोगों ने उन्हें अपना सोना दिया और कुछ वर्षों के लिए ऐसा ही चलता रहा। लेकिन जिन लोगों के पास ये लॉकर थे, उन्होंने कुछ अलग ही देखा। वो क्या है कि जिन लोगों ने उन्हें सोना दिया और रिसीट ले ली, उनका सोना पूछने के लिए कोई वापस ही नहीं आता था। सबने अपने रिसीट से ही कारोबार शुरू कर दिया और हर कोई ये मानने लगा कि अगर उनके पास रिसीट है, तो इसका मतलब ये है कि उनका सोना लॉकर में हिफाजत से है।
ये जानने के बाद सब दूसरों को बेवकूफ़ बनाने लगे, क्योंकि सभी को लगा कि उन्होंने जो रिसीट्स दी हैं वो पैसा है, इसीलिए उन्होंने नकली रिसीट्स प्रिंट करना शुरू कर दिया था। उनके पास जितनी रिसीट्स थी उसके बराबर सोना उनके पास नहीं था, लेकिन फिर भी वो और प्रिंट करते रहे। उन्होंने इन नकली रिसीट्स को गरीब लोगों को लोन में दिया और उसी से इंटरेस्ट भी अर्न करना शुरू कर दिया था, और कर्ज चुकाने के लिए सब कमाने लगे। इस तरह उन्होंने दूसरों के समय और आज़ादी का इस्तेमाल अपने लिए किया और अमीर बन गए। ऐसे बन गया था दुनिया का पहला बैंक। उनके द्वारा दी गई नकली रिसीट्स बन गई दुनिया की पहली करेंसी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न ये है कि लोगों को मनी और करेंसी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि वो दो भी सेम है, लेकिन ये गलत है। मनी और करेंसी दोनों विनिमय का माध्यम है और हम उन्हें कई जगहों पर भी ले जा सकते हैं। मान लीजिएगा अगर आपके पास 500 रुपये का नोट है और मेरे पास भी 500 रुपये का नोट है, तो वो दोनों सेम है। उसके साथ जो चीज़ आप खरीदोगे वो चीज़ मैं भी खरीद सकती हूँ, लेकिन पैसे और करेंसी के बीच में डिफरेंस है उसका वैल्यू। कई सालों से पैसे की कुछ कीमत है, लेकिन करेंसी में स्टोर्ड वैल्यू नहीं है। मतलब डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण से पहले ये करेंसी थी, लेकिन रूल्स बदलने के बाद अब ये मनी बन गई है और पुरानी करेंसी का वैल्यू नहीं रहा है। लेकिन जब आप सोना चांदी लेते हैं तो कई सालों में इसने इसके लिए कुछ वैल्यू जमा किया है। ये लिमिटेड है, इसीलिए इसे एक्चुअल मनी कहा जाता है। और अब सरकार और बैंक प्रिंट कर सकते हैं कि उन्हें कितनी भी फिएट करेंसी की ज़रूरत हो। अगर इन्हें इस तरह प्रिंट किया जाता है तो इनका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन सोना चांदी जैसी लिमिटेड चीज़ों के लिए उनका वैल्यू बढ़ता रहता है, क्योंकि कोई भी सोना चांदी जितना चाहे उतना प्रिंट नहीं कर सकता। दिस इज लिमिटेड। इससे पहले किसी देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व्स था उतना ही करेंसी प्रिंट की जा सकती थी, लेकिन 1971 में रूल्स में बदलाव किया गया। इस वजह से सरकार और बैंक ने बहुत सारी करेंसीज की प्रिंट शुरू कर दी। जो लोग सरकारी पोस्टिंग्स में आते हैं उन लोगों से कहते थे कि वोट देंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन उन लोगों के पास अपने वादों को पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं थे। तो इसीलिए सरकार बैंकों के साथ एक IOU पर साइन करेगी और अधिक करेंसीज बनाई गई और अभी बनाया जा रहा है। अगर अधिक करेंसीज बनाई जाती है तो क्या हमें अधिक धन नहीं मिल रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। वैल्यू ज़्यादा होती है सिर्फ लिमिटेड चीज़ों की। जब अधिक करेंसीज बनती हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज होता रहता है। इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। यही वजह से दूध और सब्जियों के दाम और भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा करेंसीज प्रिंट करना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नेशनल डेब्ट के बराबर है। फिलहाल मार्केट में सभी करेंसीज फिएट करेंसीज हैं। ये जाने बिना हम कागजी करेंसीज को बहुत अधिक वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में जैसे जैसे इसकी सप्लाई लगातार बढ़ रही है उतना ही इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी ऑर्डर में अब शामिल रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक तरह की करेंसी है और इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। मुझे लगता है आप जानते होंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। अगर नहीं तो मैं इसे शॉर्टली बता देती हूँ कि ये क्या है। क्रिप्टोग्राफी सुरक्षित कम्युनिकेशन टेक्निक का स्टडी है जो केवल सेंडर और मैसेज के इच्छित प्राप्त करता है और इसकी कंटेंट देखने के लिए अलाउ करता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो किसी भी सेंट्रल कंट्रोल और बैंक के ओवरसाइट से बिल्कुल फ्री होती है। बिटकॉइन, जिसे अक्सर एक क्रिप्टोग्राफी, एक वर्चुअल करेंसी या एक डिजिटल करेंसी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। बिटकॉइन एक प्रकार का पैसा है जो पूरी तरह से वर्चुअल है, यानी आभासी है। ये बिटकॉइन कैश एक ऑनलाइन वर्जन की तरह है। लोग आपके डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन भेज सकते हैं और आप भी अन्य लोगों को बिटकॉइन भेज सकते हैं ऑनलाइन वर्जन में। बिटकॉइन को लोगों के लिए इंटरनेट पर पैसे भेजने के तरीके के रूप में बनाया गया है। सो एट लास्ट, बिफोर फिनिशिंग द वीडियो, एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी आप सबको। बहुत ख़ास बात यह है कि कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि किस तरह के यानी पेपर करेंसी का आविष्कार किसने किया था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल पहली बार 5000 BC में पैसे के रूप में किया गया था। लगभग 700 BC में ही
लिडियंस सिक्के बनाने वाली पहली वेस्टर्न कल्चर बन गए। ऐसे ही मुगल्स के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही था। मतलब ये 15 से 18 सेंचुरी की बात है, जब मुगल एम्पायर्स एग्रीकल्चर और ट्रेड करते थे। मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स से ट्रेड करते थे, खास तौर पर कॉटन टेक्सटाइल्स पर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करके सिक्के अर्न करते थे। मतलब 15 सेंचुरी में तो सिक्के का इन्वेंशन हो ही गया था। तो ये रहा बार्टरिंग से लेकर पेपर मनी तक का सफर। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ इट इज़ देन हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर लेना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाले नए वीडियोस को कभी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।